नमस्कार मित्रों, आज हम जानने वाले हैं राव जोधा के बारे में। तो जोधा के बारे में जानने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिना कहे फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें। तो चलिए राव जोधा के बारे में जानने से पहले थोड़ा रणमल के बारे में जान लेते हैं, इनके पिता के बारे में। रणमल क्या करते हैं, राव चूड़ा द्वारा छोटे बेटे कान्हा को जब राज्यभार संभाल दिया जाता है तो रणमल वहां से मेवाड़ आ जाते हैं और मेवाड़ में आकर अपनी बहन का विवाह, हंसाबाई का विवाह किसके साथ करवाते हैं? राणा लाखा के साथ करवाते हैं। अब देखिएगा, जब राणा लाखा के साथ विवाह करवाया गया तो हुआ ये कि इन्होंने एक शर्त रखी कि राणा लाखा का पुत्र था, वो पुत्र था महाराणा चूड़ा, लेकिन इन्होंने शर्त रखी कि जो हंसाबाई से पुत्र प्राप्त होगा वो शासक बनेगा मेवाड़ का। और राणा लाखा द्वारा यह शर्त मान ली गई और चूड़ा द्वारा मान ली गई, और इसीलिए चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। चूड़ा अब मांडू चला गया। कहाँ चला गया? मांडू, मालवा, और वर्तमान में नाम है मध्य प्रदेश। मांडू चला गया चूड़ा, तो मांडू चला गया। अब हंसाबाई पीछे रही और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ उसका नाम है मोकल। लेकिन जब मोकल की हत्या हो जाती है और मोकल की हत्या होने के बाद अब मोकल का पुत्र था कुंभा। मोकल का पुत्र कौन था? कुंभा था। मोकल की हत्या होने के बाद हंसाबाई पुनः रणमल को मेवाड़ बुलाती है और कहती है कि मेरा एक ही पुत्र था, उसकी भी हत्या कर दी गई, और मेरा एक ही पौत्र यानी पोता है, उसकी भी अगर हत्या कर दी जाएगी तो मेरे राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह जाएगा। तो आप क्या कीजिए, रणमल यानी अपने बहन अपने भाई को बुलाती हैं और ये मेवाड़ में रहने लगते हैं। अब रहते रहते क्या करते हैं, ये अपने शासन यानी रणमल अपने जो मेवाड़ का शासन है वो अपने हाथों में ले लेता है और वहां पर राठौड़ों के बड़े बड़े पद पर नियुक्त करने लगता है। राठौड़ बड़े बड़े पद पर नियुक्त किए जाते हैं और सिसोदिया सरदारों को पद से निरस्त किया जा रहा था। अब देखिए, हद तो तब हो गई कि रणमल द्वारा राघव सेन की हत्या कर देगी, और राघव सेन छोटे भाई थे राणा चूड़ा के। अब देखिए, सिसोदिया सरदारों का गुस्सा इतना बढ़ गया और वो मांडू जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मांडू जाकर चूड़ा को वापस बुला के लेके आते हैं और चूड़ा से कहते हैं कि आप कुंभा से कहिए कि रणमल की हत्या कर दे और जोधा की हत्या कर दे। इस समय रणमल भी मेवाड़ में थे और जोधा भी मेवाड़ में ही थे। अब देखिएगा, कुंभा इस बात को समझ जाता है और वो रणमल की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रणमल की हत्या करे कैसे? तो रणमल क्या करता था, भारमली से प्यार करता था और भारमली इसकी दासी थी, रणमल की ही दासी थी। लेकिन जो भारमली थी वो कुंभा से प्यार करती थी और इसी वजह से कुंभा ने इस बात का फायदा उठा के रणमल की हत्या कर दी। अब रणमल की जब हत्या की गई उस समय जोधा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही थे। जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोधा थे तब क्या होता है कि वहां पर उपस्थित राठौड़ सरदारों द्वारा ये जोधा को कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? चूड़ा अजमल आविया, मांडू मांडू हूं धक आग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। इस बात को सुनकर जोधा ये बात को समझ जाते हैं और जोधा चित्तौड़ से भाग जाते हैं। चित्तौड़ से भागकर कहाँ आते हैं? चित्तौड़ दुर्ग से भागकर मेवाड़ आ जाते हैं। सॉरी, माफ कीजिए, मेवाड़ से भागकर मारवाड़ आ जाते हैं। मारवाड़, और ये मंडोर का दुर्ग है, यहां से ये मंडोर न जाते। चूड़ा इनका पीछा करते हैं। किसका? जोधा का। और जोधा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से भागकर मारवाड़ आते हैं और मारवाड़ आके ये मंडोर ना जाके मंडोर से आगे चले जाते हैं, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में चला जाते हैं और वहां पे एक गांव था काहुनी, ये काहुनी गांव में चले जाते हैं। अब चूड़ा इनका पीछा करते हैं और चूड़ा आकर क्या करते हैं, मंडोर पर यानी मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। और मंडोर पर कुछ समय रहने के बाद चूड़ा यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ का जो जिला आप कह सकते किलेदार है वो आड़ा हिंगोड़ा को बना दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, अब राव जोधा काहुनी गांव से सेना इकट्ठी करते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं और 15 वर्षों के संघर्ष के बाद
ऐसा कहा जाता है 1453 के आसपास, 1453 के आसपास ये 15 वर्षों के संघर्ष के बाद मंडोर पर पुनः अधिकार करते हैं। और जहां से संघर्ष प्रारंभ किया वो काहुनी गांव था, और काहुनी गांव में सेना इकट्ठी करके ये संघर्ष करते हैं। और इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक मंडोर के दुर्ग में कब होता है, तो वो 1458 में होता है। 1458 में इनका राज्याभिषेक होता है। अगर आपसे कभी कभार अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि राव जोधा का जन्म कब हुआ, तो राव जोधा का जन्म 1 अप्रैल 1416 को हुआ। 1 अप्रैल 1416 को हुआ। ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ भी लिया जाए तो इस डेटा को थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए इनका राज्याभिषेक हो गया है और किस दुर्ग में हुआ है, मंडोर दुर्ग में हुआ है। लेकिन अब अपने पिता की हत्या का बदला भी लेना है और मंडोर पर इन्होंने अधिकार किया, उस बात का भी बदला लेना है। तो क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मेवाड़ मारवाड़, कभी मेवाड़ मारवाड़ पे आक्रमण करता तो मारवाड़ कभी मेवाड़ पर आक्रमण करता। इस तरह से दोनों के आक्रमण बढ़ गए, दोनों के आक्रमण बढ़ते गए। और इस बात को देखते हुए हंसाबाई बहुत ही दुखी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हंसाबाई की रिलेशन दोनों रियासतों से है। हंसाबाई मूल रूप से थी मारवाड़ की, लेकिन शादी कहाँ हुई, तो राणा लाखा से हुई, नहीं मेवाड़ में हुई। अब दोनों रियासतों से संबंध थे, इसलिए बहुत दुखी हुई। और इन दोनों रियासतों की मध्यस्थता करते हुए ये क्या करती हैं, एक संधि करवाती हैं, जिसे आपने इतिहास में बहुत ही सुना होगा। उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। ये आवड़ बावड़ की संधि, ये संधि सोजत नगर को मध्य रखकर की जाती है, सोजत नगर। अब देखिए इससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। कैसे किया गया कि जहां से बबूल के वृक्ष है वहां से क्या होगा, मारवाड़ होगा, और जहां से आंवला के वृक्ष है वहां से क्या होगा, मेवाड़ होगा। तो इस संधि का नाम इसी नाम पर पड़ा कि यह संधि किसके आधार पर की गई, सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया, तो आधार था आंवला और बबूल के वृक्ष, इसलिए इसको आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है। अब देखिए इस संधि का जो दूसरा नाम है मेवाड़ मारवाड़ की संधि है। इसमें हंसाबाई ने मध्यस्थता की और इसकी शर्त क्या रखी गई, इसकी शर्त यह रखी गई कि जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करवाएंगे, कुंभा के पुत्र के साथ करवाएंगे, पुत्र रायमल के साथ करवाया जाएगा, रायमल के साथ। और इस तरह बैर खत्म किया जाएगा। इस तरह और मेवाड़ और मारवाड़ में जो इस बैर हुआ, इसका पुनः समाधान हुआ, इस बैर को समाप्त किया गया। इन सब की जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी दोसुंडी के शिलालेख में मिलती है। और वो शिलालेख कहाँ पे है, दोसुंडी गांव में है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का आप कह सकते हैं कि राव जोधा प्रथम प्रतापी शासक थे या प्रथम सबसे प्रभावशाली शासक थे। अब ये क्या करते हैं कि राव जोधा 12 मई 1459 को 12 मई 1459 को ये जोधपुर नगर बसाते हैं, जोधपुर नगर की नींव डालते हैं। जोधा द्वारा जो दुर्ग बनाया जाता है वो दुर्ग एक पहाड़ी पर बनाया जाता है, और वो उस पहाड़ी का नाम है क्या है, अब चिड़िया टूंग पहाड़ी है। अब इस पे कई कई कथाएं चलती है। अब देखिए कहा जाता है कि जोधा ने दुर्ग बनाने के लिए, क्योंकि मंडोर तो एक छोटा सा दुर्ग था, अब बड़ा राज्य है और बड़े सामंत नीचे हैं, तो एक बड़ा दुर्ग चाहिए, एक भव्य दुर्ग चाहिए। और इस दुर्ग के लिए उन्होंने पहाड़ियां खंगोली और उन्हें एक अच्छी सी पहाड़ी मिली, और वो उस पहाड़ी का नाम क्या था, चिड़िया टूंग पहाड़ी। ध्यान रखिएगा कि जोधा को सामंत प्रथा का संस्थापक माना जाता है। वैसे तो सामंत प्रथा की स्थापना चूड़ा ने की थी, लेकिन चूड़ा के पास छोटे छोटे ठाकुर काम किया करते थे। लेकिन मूल रूप से वास्तविक रूप से ओझा जी ये मानते हैं कि जो वास्तविक सामंत प्रथा का संस्थापक था वो कौन था, वो जोधा था। अब देखिए इस चिड़िया टूंग पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंग क्यों पड़ा, क्योंकि इस पर एक बाबा रहा करते थे, एक ऋषि रहा करते, उनका नाम क्या था, चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ रहा करते थे। और जब यहाँ पर जोधा गए चिड़ियानाथ के पास, जब
जोधा गए, यहाँ पर चिड़ियानाथ तप कर रहे थे और जोधा उनके पास जाकर कहते हैं कि महाराज या तो आप यहाँ से चले जाइए, आपको मैं दूसरी भूमि दे दूंगा और वहां पे अपना तप कीजिएगा। यहाँ क्या रखा है, मैं यहाँ पे एक भव्य दुर्ग बनाऊंगा, एक भव्य राज्य खड़ा करूंगा। लेकिन चिड़ियानाथ क्या कहते हैं, चिड़ियानाथ कहते हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब इस बात को लेकर जोधा कहते हैं आपको यहाँ से जाना होगा, और चिड़ियानाथ कहते हैं मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरी तपोभूमि है, मैंने यहाँ पर कई वर्षों तक तप किया है। अब देखिए इस तरह से इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होकर आखिर में चिड़ियानाथ जी क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। किससे, जोधा से परेशान होते हैं, और जोधा से परेशान होकर ये अपना कमंडल और झोला लेकर चल देते हैं और जाते जाते श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू यहाँ पे नींव तो डाल, फिर देखना जिस व्यवस्था से तूने यहाँ पे पानी का लालच किया, ये आसपास में पानी का क्षेत्र अच्छी तरह से पानी की उपलब्धता है, तू यहाँ पे नींव तो डाल के देख, यहाँ से पानी ये सूख जाएगा। अब देखिए नींव डालने से होगा क्या, जोधा ने ये सोचा कि नींव डालने से मतलब ही क्या, जब यहाँ पर पानी समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर यहां से तो चिड़ियानाथ चले जाते हैं। अब जोधा ये सोच रहे हैं, इस दुविधा में पड़ गए कि मैं यहाँ दुर्ग बनाऊं या ना बनाऊं, और बनाऊं तो भी इसका क्या मतलब है जब पानी सूख जाएगा। तब ऐसा कहा जाता है कि चिड़ियानाथ से जोधा ने जाकर विनती की कि महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, आप चाहे तो आपके लिए मैं दुर्ग में एक छोटा सा भव्य सा एक तपोभूमि बना दूंगा, एक छोटी सी तपोभूमि, आप उसमें तप कीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि चिड़ियानाथ ने मना कर दिया और कहा कि मैं अब उस जगह नहीं जाऊंगा, वो मेरे लिए अब तपोभूमि नहीं रही। और तो फिर कहा जाता है कि राजा जोधा ने विनती की तो अब मैं वहां पे दुर्ग बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो चिड़ियानाथ ने कहा कि आप एक काम कर दीजिए कि आप करणी माता के हाथों से अपने दुर्ग की नींव डाल दीजिए। किसके हाथों से, करणी माता के हाथों से, करणी माता के हाथों से इस दुर्ग की नींव डाल दीजिए। कहीं कहीं आपको है ना इस तरह से देखने को मिलेगा कि रिद्धि बाई ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डाली, लेकिन उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि रिद्धि बाई करणी माता का बचपन का नाम है, तो आप उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। रिद्धि बाई आए तो आप एग्जाम में गलत मत कीजिएगा, बिल्कुल सही कर दीजिएगा, रिद्धि बाई बिल्कुल सही है। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव तो इनके द्वारा करणी माता के द्वारा रखवा दी गई, लेकिन चिड़ियानाथ जी द्वारा यह भी कहा गया कि इसमें एक जिंदा व्यक्ति की आप क्या करिए, समाधि दिलवाइए। और ऐसा रिवाज भी है कि अगर जिंदे व्यक्ति या की समाधि दुर्ग में दिलवाई जाती है तो उस वंश का उस दुर्ग पर शासन रहता है। अब जिंदा व्यक्ति कौन बलि का बकरा बने, कोई नहीं बनने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि किसी की मुंडी काट के वहां पे डाल दी जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने मन से आना चाहिए और उस दुर्ग में उसकी जिंदा यानी ईंटों के साथ चिनाई की जाए, और जब चिनाई की जाए तो वो बिल्कुल जीवित हो, अपने सचेत में हो, अपने चिंतन में हो। अब देखिए इस काम के लिए आगे आते हैं, एक व्यक्ति आगे आते हैं और उसका नाम आपने सुना होगा, राजा राम बाम्बी, राजा राम मेघवाल कह सकते हैं, राजा राम बाम्बी कह सकते हैं। ये आगे आते हैं और कहते हैं कि इस दुर्ग में मेरी चिनाई करवा दीजिए। अब देखिए इसके शर्त में इन्होंने क्या कहा कि मैं इस दुर्ग में जिंदा चिनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। तब जोधा ने कहा बताइए आपकी शर्त क्या है। तो इनके द्वारा कहा गया कि आपके वंशज मेरे वंशज का पालन पोषण करेंगे, आपके वंशज मेरे वंशज को जमीन देंगे ताकि मेरे वंशज अपने मकान, अपने जो भी बनाना चाहे, चाहे खेती करना चाहे, वो आसानी से कर सके। और मेरे वंशज को आपके दुर्ग में, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में आने से कोई रोक टोक ना हो और आसानी से आ और जा सके। अब इनको ये इजाजत मिल गई, जोधा को तो एक व्यक्ति चाहिए, जोधा को व्यक्ति मिल गया और इनको ये सब सेवाएं मिल गई। और राजा राम बाम्बी को इस दुर्ग में जिंदा चिनवा दिया जाता है और करणी माता के हाथ से इस दुर्ग की नींव रखी जाती है। करणी माता के कहने पे बीकानेर की दुर्ग की नींव भी रखी गई, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से 12 मई 1459 को चिड़िया टोंक पहाड़ी पर जोधपुर के दुर्ग की नींव डाली गई। अब देखिए जोधा द्वारा जोधपुर दुर्ग की नींव डाली गई और उस दुर्ग के आसपास जो नगर बसा गया वो जोधपुर शहर था। अब जब जोधपुर शहर को बसा दिया गया तो पहले राजधानी क्या थी, मंडोर थी।
अब मंडोर से जोधपुर को राजधानी बनाया गया। अब राजधानी का परिवर्तन कर दिया गया और राजधानी किसे बनाया गया? जोधपुर को बनाया गया। अब क्या होता है कि राव जोधा के पुत्र बीका अपने चाचा को साथ में लेकर, चाचा का नाम क्या था? तो चाचा का नाम था कांधल। अपने चाचा को साथ में लेकर जांगल प्रदेश में जाता है और जांगल प्रदेश में जाकर बीकानेर की एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं। एक बीकानेर का राज्य खड़ा करते हैं, एक बीकानेर का साम्राज्य खड़ा करते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने, जोधा ने क्या किया? जोधा ने बीका से एक वचन लिया और कहा कि आप बीका, तुम है ना जोधपुर के राज्य पर कभी भी दावा नहीं करोगे। लेकिन बीका ने कहा इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो राव जोधा ने कहा कि आपको तख्त मिलेगा, छत्र मिलेगा, राज चिन्ह दे दिया जाएगा, मेरी ढाल दी जाएगी, पूजनीय वस्तुएं दी जाएगी, लेकिन आप क्या करना? आप जोधपुर के राज्य पर अपना दावा मत करना। और इस तरह से 6 अप्रैल 1489 में 6 अप्रैल 1489 में जोधा की मृत्यु हो जाती है। ये था जोधा के बारे में। और जोधा के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये राठौड़ वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है तो कहीं मत जाइएगा। हाँ, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जोधा से कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्लास से कभी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको फुल बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। तो देखिएगा, अब जोधा की एक रानी थी और उस हाड़ी रानी थी, और हाड़ी रानी का नाम क्या था? जसमा देवी। जसमा देवी ने क्या किया? किले के पास में ही रानीसर तालाब बनवाया गया। अब कहां बनाया गया आप ऐसे मत ध्यान रखिएगा, आप इस बात का याद रखिएगा कि रानीसर तालाब किसके द्वारा बनाया गया या किसके शासनकाल में बनाया गया? तो बनाया तो इनकी हाड़ी रानी द्वारा बनाया गया और उसका नाम था जसमा दे। और किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ऑफकोर्स ये तो जोधा के काल में ही बना है। ये तालाब बनाया जाता है, रानीसर तालाब बनाया जाता है। अब दूसरी रानी इनकी एक और थी और उसका नाम क्या था? सोनगरी चांद कंवरी उनका पूरा नाम था। और चांद कंवरी द्वारा क्या करवाया गया? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया। चांद बावड़ी जिसे चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि चौहान बावड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चांद कंवरी ने करवाया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और जोधा द्वारा 1459 में अपनी माता द्वारा बनाई गई कामड़देश्वर तालाब की प्रतिष्ठा की गई और एक वहां पे कीर्ति स्तंभ बनाया गया इनके द्वारा। और इस बात को याद रखिएगा कि 1460 में इन्होंने क्या किया कि मंडोर से चामुंडा माता की मूर्ति लाकर इन्होंने जोधपुर के किले में लगाई, जोधपुर के दुर्ग में लगाई। और आपको ये पता होगा कि 2008 को इस मंदिर की स्थापना की गई थी। माफ कीजिएगा, 2008 को मंदिर की स्थापना नहीं की गई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि चामुंडा माता की मूर्ति लाकर यहाँ पे दुर्ग में स्थापित की गई थी। यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर में 2008 में भगदड़ मच गई थी। और इसकी जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच करने के लिए। भगदड़ मच गई थी, आपने भी ये भगदड़ सुनी होगी, इसके बारे में जाना होगा। 2008 में ये भगदड़ हुई थी। तो अब इस दुर्ग में एक ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि इन राठौड़ की कुल देवी कौन सी है? तो नागणेची माता है। नागणेची माता राठौड़ की कुल देवी है। तो नागणेची माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। इसी दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर बनाया हुआ है। अगर आपने दुर्गों के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे हम भी पढ़ लेंगे। इस दुर्ग में किस देवी के मंदिर हैं? एक नागणेची माता का मंदिर है जो कि राठौड़ की कुल देवी है, और एक चामुंडा माता का मंदिर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे का इतिहास और पढ़ेंगे हम। तो जब तक के लिए धन्यवाद।